जहाँ तक ध्वनि की विशेषताओं का सवाल है, हमारे पास ध्वनि की 3 मुख्य विशेषताएँ होती हैं। ध्वनि जिससे हम सामना करते हैं, जिसे हम सुनते हैं, उसमें मूल रूप से 3 विशेषताएँ होती हैं। एक है पिच, दूसरी है लाउडनेस और अंत में आप कह सकते हैं ध्वनि की गुणवत्ता, जिसे टिम्बर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पिच पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। पिच को अक्सर फ्रीक्वेंसी के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन क्षमा करें, यह फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी से काफ़ी अलग है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही अधिक पिच होगी। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पिच भी बढ़ती है। जब आप कहते हैं कि ये उच्च पिच की ध्वनि है, तो यह निस्संदेह उच्च फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को दर्शाता है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को पिच से या पिच को फ्रीक्वेंसी से बदल नहीं सकते। अगर फ्रीक्वेंसी या पिच अधिक है तो आम तौर पर ध्वनि को तेज या तीक्ष्ण कहा जाता है, जैसे मधुमक्खी की भनभनाहट जो एक तीक्ष्ण ध्वनि है, या अन्य उदाहरण भी हैं। आप देखिए, सरल तरीके से कहें तो अगर कंपन करने वाली वस्तु बहुत छोटी है तो उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी अधिक होगी और पिच भी अधिक होगी। अगर कंपन करने वाली वस्तु का आकार बड़ा है, यानी वह भारी है, जैसे चट्टानें और पहाड़, अगर वे कंपन में हैं तो स्पष्ट है कि उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी कम होगी। हम जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वह हमेशा 20 से 20,000 के बीच होती है। इसे श्रव्य आवृत्ति या श्रव्य आवृत्ति की सीमा कहा जाता है, जो 20 से 20,000 तक होती है। लेकिन आप देखिए, हमारे मानव कानों की बनावट ऐसी है कि वे 2000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। मानव कानों की प्रतिक्रिया इस सीमा में काफ़ी अधिक होती है। जब आवृत्ति 20 से कम होती है तो इसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बड़े आकार की वस्तुओं, विशाल वस्तुओं, यानी जो वस्तुएं आकार में बड़ी होती हैं, उनके कंपन से संभव है। और जब आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है तो उस ध्वनि को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड का चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे उपयोग हैं। जब आप देखें तो अल्ट्रासाउंड ने एक्सरे को इसलिए बदल दिया है क्योंकि एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो जीवित कोशिकाओं, जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड एक यांत्रिक तरंग होने के कारण यह नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए इसे शिशुओं और नवजात बच्चों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अल्ट्रासाउंड के और भी कई उपयोग हैं, जैसे सोनार। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार सिस्टम की मदद से हम समुद्र के अंदर डूबी किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं। सोनार के भी कई व्यापक उपयोग हैं। देखिए, अगर ध्वनि का स्वभाव चिड़चिड़ा है, या आप कह सकते हैं कि उसकी अवधि छोटी है, तो वह उतनी उपयोगी नहीं होती। अगर ध्वनि में लंबे समय तक टिके रहने की प्रवृत्ति है, तो वह अधिक उपयोगी होती है। सस्टेनेबिलिटी होने पर यह हमें ध्वनि की पिच और अन्य सभी आवश्यक विशेषताओं का विस्तार से निर्धारण करने की अनुमति देती है। इसलिए हम हमेशा उस ध्वनि को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अपेक्षाकृत अधिक सस्टेनेबिलिटी होती है। फिर आप देखते हैं कि वेस्टर्न म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक में आप दोनों के बीच कैसे अंतर करते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक में हमारे पास 7 इंटरवल्स और 8 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जिसे आमतौर पर बताया जाता है। वहीं वेस्टर्न म्यूज़िक में 12 नोट्स और 11 इंटरवल्स होते हैं, जो हैं डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी, डो। इसमें 2 स्केल्स होते हैं। एक को डायाटॉनिक स्केल कहा जाता है, जो यह है, और दूसरा है इक्वली टेम्पर्ड स्केल। इक्वली टेम्पर्ड स्केल वेस्टर्न म्यूज़िक का आधार है। वेस्टर्न म्यूज़िक पूरी तरह से इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है, जिसमें पहले से आखिरी ऑक्टेव तक एक समान अनुपात रहता है। आप देख सकते हैं कि पूरे सेट को हिंदी में सप्तम स्वर भी कहा जाता है, जिसमें 7 इंटरवल्स और 8 सुर होते हैं। पहले और आखिरी सुर का अनुपात 1 से 2 होता है। तो एक ऑक्टेव हमेशा 1 से 2 के अनुपात को दर्शाता है। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि डायाटॉनिक स्केल या क्लासिकल स्केल में जो ध्वनि के अनुपात लिए गए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के अनुपात, वे थोड़े आम तौर पर अलग और थोड़ा जटिल भी होते हैं। जबकि इक्वली टेम्पर्ड में आपको हमेशा वही ज्यामितीय अनुपात 1.00 मिलता है, जो सभी के लिए सामान्य है। फिर ऐसे वाद्य यंत्रों में जिनका बहुत व्यापक उपयोग होता है,
पिच को जानकर हम ध्वनि की गुणवत्ता और उसकी सुखदता को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे पिच को नियंत्रित करके भी नियंत्रित किया जा सकता है।